अगर कांग्रेस पावर में होती और ये कोविड का दौर निकला होता तो आप ऐसा क्या करते कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू लग रहा है उसे डील कर पाते? बहुत सारे आइडियाज़ हैं। पहली बात यह है कि लोगों के हाथ में अगर पैसे देंगे तो कुछ लोग अपने आप काम ढूंढ लेंगे, इसलिए न्याय स्कीम जो राहुल गांधी कुछ सालों से बात कर रहे हैं। दूसरी आइडिया है कि जो सरकार में जो वैकेंसीज है उसको तुरंत फिल करें। लाखों अप्रूव्ड जॉब्स है हमारे सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो फिल नहीं हुआ है। कांग्रेस जो भी सरकार हम जीत के आए हैं उसमें हम जल्दी ये पोस्ट को फिल कर रहे हैं जो सेंट्रल सरकार ने किए। रेलवेज में देखिए कितने वैकेंसीज हैं, अब तक कोई पोस्ट की अनाउंसमेंट नहीं। हिमाचल में तो अभी भी दिक्कत हो रही थी। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका राजस्थान में दिक्कत हो रही है अभी भी सरकारी नौकरियों। लेकिन देखिए, पर इज केंद्र द सरकार फ्यूचर क्या सरकारी रोजगार बनाने नौकरी के लिए? या प्राइवेट? सरकार तो कह रही है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, आप बाकी चीजें करिए। आप देखिए अपना, लेकिन सरकार ये भी कहती है जाके पकौड़ा फ्राई कीजिए रास्ते में, कि यह ठीक है, हाँ, एक बीटेक लेके आप आए हैं, आपको इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, आप जाके पकौड़ा फ्राई कीजिए। ये भी ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी एक तरीका। हाँ, हमारे अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा मौका मिल जाए। आजकल हमारे देश से लोग निकल के दूसरे देश जा रहे हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार हमारे देश में मिलेंगे तो लोग दौड़ दौड़ के भागेंगे नहीं हमसे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसे डील करने के लिए पहले सरकारी नौकरियों का जो खाली पद है उनको भरने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए मेरे दूसरे आइडियाज भी है। मैं जैसे मैंने आपसे कहा, मैं पार्टी स्पोक्समैन नहीं हूँ। अगर पार्टी का लाइन क्या है मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल में हम तो इन्वेस्टर्स को लेके आने के लिए बहुत सारे चीज़ और कर सकते हैं। एक उदाहरण है कि हमारे भारत के कई इलाके में लोग पैसे आके इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको तकलीफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन आते हैं या कोई राजनेता आके कुछ तकलीफ देते हैं, या बाद में कोई ग्रीन ट्राइब्यूनल के बहाने में कोई इन्वायरमेंटल कंप्लेन हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कुछ नहीं है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो कहा जाता है, कुछ देशों में है, जो इन्वेस्टर्स को कुछ गारंटी मिलना चाहिए कि आप पैसे ले आइए, वो पैसे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ ले आइए। और अगर आप लोगों से कह रहे हैं कि हमारे देश में पैसे लेके आइए, आप रोज़गार बनाइए, तो उसके लिए और कोई इंसेंटिव्स भी दे सकेंगे। टैक्स इंसेंटिव्स तो एक है, टैक्स हॉलीडेज भी हो सकते हैं, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट अगर करेंगे तो शायद और लोग आएंगे। एक बुरी बात है कि जब चीन से बहुत कंपनीज निकलने की कोशिश की, हम लोग सोच रहे थे कि कई कंपनीज भारत आएंगे, बहुत कम आए। 80% से ज़्यादा वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों में चले गए जो हमारे देश आ सकते थे, लेकिन हमारे कंडीशंस इतने अच्छे नहीं लगे उनको। नीतियों के हिसाब से, मतलब पॉलिसीज की वजह से। नीतियों, खर्च, बॉटलनेक्स, जैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, रास्ते, पोर्ट्स, इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारे हालत अच्छी नहीं है अभी भी। पर जैसा अभी नितिन जी ने शुरुआत में ही कहा कि हमारा एक टारगेट होता है और एक कमिटमेंट होता है। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। वो तो मान लिया, यू हैव टू एस्पायर। हाँ। एक ये है कि आप अगर तारा की तरफ हाथ ढूंढ लेंगे तो इसलिए स्वर्ग बनाया हुआ है कि आप कोशिश कीजिए वो तारा को छूने के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन ज़मीन के बारे में भी सोचिए। हमारे जो पृथ्वी में जो चल रहा है, जिस किस्म के ज़िंदगी लोग लोग बीत रहे हैं, उसको भी ज़रा आप देख लीजिए। और सरकार की ये ज़रूरी है, क्योंकि 2 चुनाव जीत के आके उसको क्या बोल सकेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं जानते हैं वो लोग। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जब शुरुआत हमने की थी और कहा था कि आप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिएक्शन दिया था बजट पे, तो आपने कहा उस समय जो जितना समझ में आया मुझे रिफ्लेक्ट करने का, अब इतने दिनों में आपने रिफ्लेक्ट कर लिया है। अब आप बजट को सम अप करके बताइए कि आपके हिसाब से, अगर आप चाहें 1 लाइन 2 लाइन, जैसे भी आप उसे सम अप करना चाहें। देखिए, अगर सम अप करूँ, मैं बताऊंगा कि मेरे ख्याल में इस बजट ने 1-2 चीज़ें अच्छे की है, उसका लॉजिक बताया, लेकिन मेरे ख्याल में मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे जनता की खास ज़रूरतें हैं इनके बारे में काफ़ी सोचा नहीं है, कि हमारे सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर नेट जो छोटा सा ये है हमारे देश में, उसको फिर काट किया। मतलब हमारे आम आदमी को और गरीबों के लिए बहुत कम बेनिफिट मिलेंगे इस बजट से। कि जितने भी हमारी उम्मीदें थी, आपको पता है कि किसानों के बारे में कितने बोल रहे हैं ये लोग, ये तो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो गया। अगर आप डिफेंस के बारे में सोचेंगे, मैं तो चीन के बारे में 2 मिनट पहले बताया था,
हमें देखा है कि छोटा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे तो ये इंक्रीज नहीं है। तो ये सब देखने से मुझे लग रहा है कि सिर्फ कैपेक्स के बारे में बोलने का हक है सरकार को। कैपेक्स बढ़ेंगे, अच्छी बात है। क्या पूरा खर्च करेगी सरकार, ये भी 100% गारंटी नहीं, क्योंकि पिछले बार भी पिछले 3 साल से कैपेक्स बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खर्च 100% तक नहीं पहुंचा किसी भी साल। तो हम चाहेंगे कि अगर ये लोग ठीक तरह खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी सब है, मनरेगा, बेरोजगारी, महंगाई, सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग, ये सब अगर सरकार कोई सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेके आके ये गैप्स को भी ज़रा फिल करे, पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात किए, तब तो शायद हम ज़रा सा और खुश हो सकेंगे, क्योंकि ये कमियां के कारण मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूँ।